आज के इस कंप्यूटर क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि कंप्यूटर जनरेशन का संबंध कंप्यूटर से किस प्रकार है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन मतलब कंप्यूटर की विकास का जो समय है उसी विकास के समय को हम कंप्यूटर जनरेशन के नाम से जानते हैं। आपको यह पता है, आप जानते भी हैं कि जिस कंप्यूटर का हम प्रयोग आज कर रहे हैं यह कंप्यूटर बहुत कम समय में बन करके तैयार नहीं हुआ है। इसे विकसित होने में बहुत लंबा समय लगा है। अतः इन बीते हुए लंबे समयों को हम कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कंप्यूटर के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। यदि उसके इतिहास का अध्ययन हम सामान्य रूप से करें तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी। किन्हीं बातों को हम याद कर पाएंगे, किन्हीं बातों को याद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें कंप्यूटर हिस्ट्री से संबंधित है। अतः कंप्यूटर हिस्ट्री यानी कंप्यूटर के इतिहास को सरलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए या उसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए पूरे कंप्यूटर हिस्ट्री को तकनीक के आधार पर यानी किस तकनीक का कब विकास हुआ उसी तकनीक के विकास के आधार पर उसे कंप्यूटर जनरेशन में बांट दिया गया। तो जो कंप्यूटर जनरेशन होता है, कुल कंप्यूटर के 5 जनरेशन हैं, कुल 5 पीढ़ियां हैं, जिसे हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के नाम से जानते हैं। आज जो हम जिस कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं ये कंप्यूटर हमारा फिफ्थ जनरेशन से संबंधित है। तो इसके पहले जो कंप्यूटर थे उनके बारे में जो भी अध्ययन हमें करना है वे सभी बातें हम कंप्यूटर जनरेशन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रारंभ या जिसका प्रारंभ हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन से करेंगे यानी प्रथम पीढ़ी से करेंगे। यानी आप जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे, आकार में कैसे थे, किस तकनीक का उस समय प्रयोग किया गया, क्या उनकी विशेषताएं थीं और क्या कमियां थीं। ये सभी बातें आप फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जो बातें आप फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे वही सेकेंड, वही थर्ड, वही फोर्थ, वही फिफ्थ के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो फर्स्ट जनरेशन आपका प्रारंभ हुआ है वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों के साथ प्रारंभ हुआ है। यानी पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का जो विकास है वह फर्स्ट जनरेशन में ही किया गया है। और फर्स्ट जनरेशन से जितने भी हम जनरेशन का अध्ययन करते जाएंगे वहाँ पर हम सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का अध्ययन करेंगे। तो हमने ये जाना, सबसे पहली बात तो ये हमने जाना कि फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का विकास हुआ। तो एक बात यहाँ आ रही है कि फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत यानी 1946 में विश्व का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC के रूप में बना था, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कहते हैं। यानी ये कंप्यूटर कम कैलकुलेटर ज़्यादा था। इसकी जो कार्य करने की जो प्रकृति थी वो कैलकुलेटर के रूप में थी, इसलिए इसे कंप्यूटर कम कैलकुलेटर ज़्यादा कहा गया। लेकिन इस जनरेशन में और भी जो कंप्यूटर ये बने उन्हें हमने किसका कंप्यूटर का दर्जा दिया।
तो एक बात हम आपको यहाँ पर कंफर्म कराना चाहेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का विकास हुआ, लेकिन इससे पहले के हिस्ट्री को आपने पढ़ा है, उसी हिस्ट्री को अब आप आगे जनरेशन के रूप में पढ़ें। लेकिन जनरेशन को पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बातों को आपने हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा है, जिसमें आपने अबेकस को पढ़ा है, उसके बाद पास्कलाइन को पढ़ा है, नेपियर बोन को पढ़ा, स्लाइड रूल को पढ़ा। तो ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये सभी यांत्रिक कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। यानी इन सबको हम यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में जानते हैं। तो कभी यांत्रिक कंप्यूटरों की बात आएगी तो आप इनको बिल्कुल बिल्कुल सरल रूप में इन कंप्यूटरों का नाम आप यांत्रिक कंप्यूटर के रूप में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जनरेशन पे आगे बढ़ने से पहले एक और मुख्य बात बताना चाहेंगे कि 1942 में एक कंप्यूटर बना था जिसे मार्क फर्स्ट के नाम से हम जानते थे। मार्क फर्स्ट क्या था? मार्क फर्स्ट के नाम से जानते थे। ये जो आपका कंप्यूटर बना था 1942 में यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ये विद्युत के द्वारा भी स्वचालित होता था, यानी इसके कुछ भाग विद्युत द्वारा और कुछ यांत्रिक रूप से स्वचालित होते थे, जिसके कारण इस कंप्यूटर को हमने क्या कहा? विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कहा। यानी कभी भी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो है इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि विश्व का पहला कोई विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन था, तो विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन है? मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट को हम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और इसी समय 1942 में कोलोलस नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था, जिसका निर्माण जो है गोपनीय तरीके से किया गया था, जिसके कारण यह जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं रखा गया। यानी पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की श्रेणी में मात्र एक ही कंप्यूटर आता है। विश्व का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वह एक ही नाम आता है और वह है ENIAC। ये ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यानी ENIAC वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। यानी ENIAC विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो कभी भी आपसे यदि बात पूछा जाए कि विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए वह क्या है? ENIAC है। जिसका पूरा नाम क्या है इसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसका विकास 1946 में JP एकर्ट और JW मोस्ले ने किया था। यानी इसके आविष्कारक JP एकर्ट तथा कौन है? JW मोस्ले। यानी जितनी बातें हैं इसको मुख्य रूप से नोट करते जाइएगा, और यही सब बातें आपको जनरेशन के अंतर्गत याद भी रखना है। यानी कि पूरा हिस्ट्री पूरा हम लिखने या समझने का प्रयास करेंगे नहीं, मुख्य बातों को बस जानने का प्रयास करेंगे, और उन्हीं मुख्य बातों का ध्यान रखते हुए हम किसी भी जनरेशन को आसानी से समझ सकते हैं और क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि, यानी फर्स्ट जनरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ENIAC है। ये तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। फर्स्ट जनरेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि ENIAC है। वह किस रूप में था? पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और सार्वजनिक कंप्यूटर के रूप में था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस ENIAC को बनाने में, या फर्स्ट जनरेशन के ENIAC से लेकर के इन सभी कंप्यूटरों को बनाने में किस मुख्य तकनीक का प्रयोग किया गया, तो वह था वैक्यूम ट्यूब यानी डायोड बल्ब। ये फर्स्ट जनरेशन की क्या है? मुख्य तकनीक है, मुख्य टेक्नोलॉजी है। आज के कंप्यूटरों में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसकी जगह पर जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का विकास केवल सोचने के साथ ही नहीं हो गया, उसके विकास के साथ आपका वैक्यूम ट्यूब जुड़ा हुआ है, उसके विकास के साथ ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है, उसके विकास के साथ इंटीग्रेटेड सर्किट जुड़ी हुई है। इन सभी विकासों
के बाद ही माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ। यानी माइक्रो प्रोसेसर की सोच इसी वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर और आईसी से जुड़ी हुई है। यदि ये विकसित नहीं हुए होते तो हम माइक्रो प्रोसेसर तक नहीं पहुंच पाए होते। यानी माइक्रो प्रोसेसर तक की पहुंच को संभव किसने बनाया है? तो वह वैक्यूम ट्यूब ने बनाया है, वह ट्रांजिस्टर ने बनाया है और वह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने बनाया है। तो शुरुआत तो हमारी बहुत ही एक अलग तरह की थी। यानी फर्स्ट जनरेशन की यदि हम केवल बात करें, यानी इस पीढ़ी में बड़े हुए कंप्यूटरों को यदि आज के कंप्यूटरों से हम तुलना करें तो यह तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही विशालकाय थे। यानी विश्व का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC बना था, वह बना तो था, कार्य में सफलता तो मिली। दोनों आविष्कारक JP एकर्ट और JW मोसले को सफलता तो मिली, लेकिन उस समय का ये सबसे बड़ा और विशालकाय कंप्यूटर था। यानी वह विशालकाय रूप क्या था? वह विशालकाय रूप करीब 100 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा और वजन करीब 30 टन के बराबर था और लगभग इसमें 6000 स्विचेज लगे हुए थे और एक साल में 100 इंजीनियरों की आवश्यकता इसकी मरम्मत के लिए पड़ती थी, मेंटेनेंस के लिए पड़ती थी। इतने बड़े विशालकाय कंप्यूटर की रचना या विकास आप कह सकते हैं किस जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में। तो शुरुआत विशालकाय रूप से हुआ और आज वही विशालकाय रूप इतना छोटा हो चुका है फिफ्थ जनरेशन के आते आते कि उसे हम एक छोटे से पॉकेट में भी क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो इस छोटे से रूप की जो प्राप्ति हुई है वह इसी विशाल रूप से हुई है। तो ENIAC भले विशालकाय था, भले अविश्वसनीय था, लेकिन उस समय का ये सबसे बड़ा उपलब्धि था, सबसे बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे। यानी उस समय की सबसे बड़ी सफलता किसके रूप में थी? ENIAC के रूप में थी। तो इस बात, ये जो बड़ी उपलब्धि है फर्स्ट जनरेशन की, इसको आप हमेशा याद रखेंगे और कुछ बहुत याद रखने वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा आपने रख लिया, इसको किसके द्वारा विकसित किया गया और फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया, ये दो बातें तो आपको अवश्य याद रखनी पड़ेंगी। और इन्हीं बातों को अगले जनरेशन में भी आप क्या करते जाएंगे? अप्लाई करते जाएंगे। कोई दूसरी चीज़ नहीं आने वाली है, बस यही मुख्य तकनीक आएगी। उस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से बने और कुछ प्रोग्रामिंग भाषा और कुछ हार्डवेयर की बात आपके हर जनरेशन में बार बार आती रहेगी और इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत क्या देखा? मुख्य तकनीक को देखा। मुख्य तकनीक के बाद इसके आविष्कारों को, इसमें खास करके बाकी में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रथम उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए इस उपलब्धि को किस कंप्यूटर के रूप में हमने हासिल किया और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, ये इस बातों को हम फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत याद रखेंगे। लेकिन अन्य जनरेशन में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य तकनीक को याद रखेंगे कि उस जनरेशन में मुख्य तकनीक के रूप में किसका प्रयोग किया गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल एकदम शॉर्ट रूप में यहाँ बता रहे हैं, संक्षिप्त रूप में। बाकी तो आप जनरेशन जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे ही करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में आपका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फिफ्थ जनरेशन में क्या? फिफ्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिसके कारण फिफ्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर इतना विकसित हो गया कि कंप्यूटर को छोटे से छोटे रूप में बनाना भी क्या हो गया? संभव हो गया। तो ये सारी मुख्य तकनीक हो गई। तो ये केवल मुझे विश्वास तो बिल्कुल हो रहा है कि केवल आप सुनने के साथ इन मुख्य तकनीकों को बिल्कुल जनरेशन बाय जनरेशन याद रखेंगे। आइए चलते हैं। तो हर जनरेशन में आपको क्या याद रखना है? मुख्य तकनीक को याद रखना है। दूसरी बात, प्रोग्रामिंग भाषा को याद रखना है कि हर जनरेशन में किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग भाषा को जानेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। यानी आप जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो किसकी सहायता से कार्य करता है? वह सॉफ्टवेयर की सहायता से कार्य करता है। तो इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, डेवलप करने में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी किसकी सहायता से सॉफ्टवेयर
विकसित किए जाते हैं तो वह है प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी प्रोग्रामिंग भाषाओं में हम प्रोग्रामिंग करके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, चाहे वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे यूटिलिटी हो। तो सॉफ्टवेयरों का भी आपको विस्तृत जानकारी जब इसके सॉफ्टवेयर का चैप्टर प्रारंभ होगा तो उसमें आपको प्राप्त होगा। लेकिन यह तो बात हमेशा याद रखिएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं कार्य कर सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं कार्य कर सकता। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उसी कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम प्रयोग करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के लिए, बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। यानी प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी भाषाएं होती हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करके विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को विकसित करते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं वह दो प्रकार की होती हैं। बस पीढ़ी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो बस यहाँ पढ़ लीजिए, बाकी जब आगे एक इसी क्लास में जब लास्ट चैप्टर के रूप में प्रोग्रामिंग भाषा का अध्ययन करेंगे तो वहाँ तो आपको विस्तृत मिलेगा। लेकिन यहाँ बस याद रखिए कि जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक निम्न स्तरीय और एक उच्च स्तरीय। शुरुआत हमारी सबसे पहले निम्न स्तरीय से हुई और आज हम पहुँच चुके हैं कहाँ, उच्च स्तरीय तक पहुँच चुके हैं। निम्न स्तर से लेकर के आज कहाँ पहुँच गए, उच्च स्तर तक। तो निम्न स्तर के अंतर्गत जो प्रोग्रामिंग भाषाएं आती हैं वह मशीनी और असेंबली होती है, जिसमें प्रोग्राम लिखना समझना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों के लिए किसी विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयरों का विकास नहीं किया जा सका। लेकिन आज के कंप्यूटरों के लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। जितना हम सोचते हैं, जितनी हम आवश्यकताओं को देखते हैं और उसके अनुरूप आज हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को विकसित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की प्रोग्रामिंग भाषाएं पहले की प्रोग्रामिंग भाषाओं की अपेक्षा काफ़ी सरल हैं, जिसमें प्रोग्राम लिखना और समझना क्या है, बहुत आसान है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आती हैं जो उच्च स्तरीय होती हैं। जैसे है आपका जो है फॉर्ट्रान है, कोबोल है, बेसिक है, जावा है, सी है, C++ है, VC++ है, .NET है। ऐसी बहुत सारी आज उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषाएं विकसित हो चुकी हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग करके हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसे छोटा कार्य मत समझिएगा। तो ये है प्रोग्रामिंग भाषा। तो अब प्रोग्रामिंग भाषा आपको समझ में आ गई। तो फर्स्ट जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वह निम्न स्तरीय थी। तो निम्न स्तरीय के अंतर्गत मात्र दो ही भाषाएं आती हैं, जो कौन सी होती हैं, वह होती है मशीनी, यानी जो बाइनरी फॉर्म होता है उसी बाइनरी फॉर्म को हम कई रूपों में जानते हैं, कई अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वह जो नाम है बाइनरी जो होती है वो 0 और 1 को ही बाइनरी फॉर्म बोलते हैं, 0 और 1 को ही हम मशीनरी फॉर्म बोलते हैं, 0 और 1 को ही हम डिजिटल फॉर्म भी बोलते हैं। तो किस नाम का कहाँ प्रयोग होता है वो अलग अलग, जब आप कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ेंगे तो वहाँ डिजिटल आएगा, जब संख्या पद्धति को पढ़ेंगे तो वहाँ बाइनरी फॉर्म आएगा, और जहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे वहाँ मशीनरी फॉर्म आएगा। लेकिन जितने नाम हैं सब एक ही कोड से संबंधित है और वह है 0 और 1। तो ऐसी मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किस जनरेशन के अंतर्गत किया गया, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत। अब बात करते हैं हार्डवेयर की, बात करते हैं कि कुछ मुख्य हार्डवेयरों का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार से किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट क्रिया के लिए, जो आप जानते हैं कि आज के कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट क्रिया के लिए अलग अलग डिवाइसें लगी हुई हैं। इनपुट के अंतर्गत बहुत सारी आज इनपुट डिवाइसें प्रयोग हो रही हैं, आउटपुट के अंतर्गत बहुत सारी डिवाइसें प्रयोग हो रही हैं। इनपुट के अंतर्गत आप जानते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर और भी बहुत सारी डिवाइसें आती हैं। वहीं पर जब आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट के अंतर्गत आपका मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, LCD प्रोजेक्टर, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। लेकिन ऐसी डिवाइसों की परिकल्पना फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत नहीं थी, ना इनकी कहीं सोच ही मस्तिष्क में विकसित हुई थी। तो उस समय के कंप्यूटरों के लिए भी इनपुट और आउटपुट की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसके लिए किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया, तो उसके लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। यानी पंच कार्ड के ही द्वारा उस समय के कंप्यूटर में डाटा की इनपुटिंग और डाटा की आउटपुटिंग का कार्य संभव किया गया था। वह मुख्य हार्डवेयर था पंच कार्ड।
और दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कि डाटा को स्टोर करने के लिए, आज तो डाटा को स्टोर करने के लिए हम जितना चाहे उतना डाटा आज के कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, और उस डाटा को स्टोर करने के लिए आज हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था? वह था मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम था मेमोरी के रूप में, जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये फर्स्ट जनरेशन की क्या है? हार्डवेयर की उपलब्धि है। तो हर जनरेशन में, अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं कि क्या क्या याद आपको रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है मुख्य तकनीक। कौन सी मुख्य तकनीक के आधार पर उस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया? तो ये पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि है उस जनरेशन के अंतर्गत किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया। तीसरी बात है उस जनरेशन के अंतर्गत किस प्रकार के हार्डवेयर, या चाहे इनपुट बात कर लिए या चाहे मेमोरी की बात कर लिए, यानी किस हार्डवेयर, नए हार्डवेयर का प्रयोग किया गया उस पीढ़ी के अंतर्गत। तो ये तीन बातें आपको हर जनरेशन के अंतर्गत क्या करनी है? याद रखनी है। और इन्हीं बातों को याद रखते हुए आप किसी जनरेशन को आसानी से बिल्कुल कभी भी लिख सकते हैं। वह क्या है? वह उस जनरेशन की मुख्य तकनीक, उस जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा और उस जनरेशन के प्रयोग होने वाले हार्डवेयर। बस ये तीन बातें आपको याद रखनी है हर जनरेशन के अंतर्गत, और इन्हीं बातों को याद रखते हुए आप किसी भी जनरेशन को बहुत सरलता से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और थोड़ी सी यदि अपनी क्षमता बन रही है तो उस जनरेशन की मुख्य कंप्यूटरों को याद रखिए कि उस जनरेशन में कौन कौन से मुख्य कंप्यूटर बने। और मेरा भी जो वीडियो बनेगा तो उसमें यही 4 पॉइंट हमारे द्वारा बताए जाएंगे आपको, और यही आपको नोट में भी लिखना है। तो फर्स्ट जनरेशन के मुख्य कंप्यूटरों की तरफ चलते हैं। वो क्या क्या था? सबसे पहला था यूनिवेक, जिसको हमने कहा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद क्या था? एडवेक। एडवेक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी देखिए, चाहे एडवेक है, एडसेक है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसके पहला इसका लेटर जो है ई है, और ई से केवल इलेक्ट्रॉनिक ही होगा। बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडसेक को कहेंगे, और यूनिवेक को कहेंगे जो यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। तो ये सभी आपके कंप्यूटर जो हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। और उसके बाद लास्ट में हम जो है हर जनरेशन की मुख्य उपलब्धियों को, मुख्य विशेषताओं को और कमियों को जो है हम लक्षण के रूप में लिखेंगे। यह कभी कभी पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन की विशेषताएं और कमियों को लिखिए, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। लेकिन जो कमियां हमको मिलेंगी तो यह याद रखिएगा, फर्स्ट जनरेशन में सबसे अधिक, सेकंड जनरेशन में उससे कम, थर्ड जनरेशन में दोनों से कम, और फोर्थ जनरेशन के आते आते तो सरिया जितनी कमियां सब समाप्त हो जाएंगी, केवल विशेषताएं मिलेंगी। लेकिन थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के आते आते वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी की देन है, जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी वो शुरुआत हुई थी वैक्यूम ट्यूब से। तो वैक्यूम ट्यूब के प्रारंभ के साथ तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के आने के साथ सारी समस्याओं का क्या हो गया? समाधान हो गया। तभी आज हम कंप्यूटर का जो है क्या करते हैं? 100% प्रयोग कर रहे हैं बिना किसी समस्या के। अब चलते हैं लक्षणों की तरफ। क्या क्या लक्षण है वो विशेषताएं और कमियों के रूप में है, तो वो क्या है? इसे हम हर जनरेशन को नोट करने के बाद इन्हें विशेषताओं और कमियों के रूप में या लक्षण के रूप में नोट करेंगे। तो क्या है? पहला लक्षण क्या है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? मुख्य तकनीक वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के लिए किसका प्रयोग किया गया? पंचकार्ड का प्रयोग है, जिसे संक्षिप्त में हमने लिख दिया कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर पंचकार्ड पर क्या थे? आधारित थे। पंचकार्ड मतलब इनपुट और आउटपुट डाटा का कार्य पंचकार्ड द्वारा ही इस जनरेशन में संभव था। तीसरा, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और क्या थे? अविश्वसनीय थे। भले अविश्वसनीय और नाजुक थे, लेकिन
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों की उपलब्धि उस समय की कही जाएगी। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगली बात, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए एसी यानी एयर कंडीशनर की क्या थी, वातानुकूल की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही विशालकाय थे और उसमें इतने बड़े हार्डवेयर लगे थे कि कुछ समय कार्य करने के पश्चात क्या करना शुरू कर देते, ऊष्मा को उत्सर्जित करना प्रारंभ कर देते थे, जिसके कारण उसके सामने रह करके कार्य करना क्या था, किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इसलिए उस समय के कंप्यूटरों के लिए एयर कंडीशनर की क्या थी, आवश्यकता थी। और अगली बात जिसको आपने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में पढ़ा, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की क्या थी, मशीनी एवं असेंबली भाषा का प्रयोग, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में असेंबली तथा मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आज के इस वीडियो में आपने प्रथम पीढ़ी से संबंधित जितनी भी जानकारियां थीं, उन सभी जानकारियों का आपने क्या क्या विस्तृत अध्ययन किया। इसी तरह से इसके बाद जो भी वीडियो बनेगा वह सेकंड या हो सकता है कि 2 जनरेशन हम कवर करें, यानी हम प्रयास तो यही करेंगे कि कम से कम 2 वीडियो में पूरे जनरेशन को क्या कर जाएं, कवर कर जाएं। तो आज का ये वीडियो हम आशा और उम्मीद करते हैं तो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जनरेशन की हम चर्चा करेंगे।